स्टूडेंट्स, आगे आज हम लोग देखेंगे उपसर्ग संयोजन यौगिक में। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक दंतुर, द्विदंतुर, त्रिदंतुर तक देखे थे। आज आगे देखेंगे किलेट, लिगेंड एवं किलेट्स। किलेट्स का मतलब है कि जब बहुदंतुर वाला लिगेंड क्या होगा, केंद्रीय धातु से जुड़ेगा तो वहाँ पे बहुदंतुर रहेगा तो क्या होगा, बहुत सारे दाता परमाणु केंद्रीय धातु को अपना इलेक्ट्रॉन दान करेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, केंद्रीय धातु के चारों ओर एक वलय बन जाएगा, घेरा बन जाएगा, रिंग बन जाएगा। तो उस रिंग को क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग कहा जाता है। तो जब बहुदंतुर लिगेंड किसी केंद्रीय धातु के साथ एक बार जुड़ेगा तो बहुदंतुर है, माने कि ये एक दाता परमाणु है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब ये क्या है, केंद्रीय धातु है, तो इसमें ऐसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, बहुदंतुर लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़ेगा तो ये सब अपना अपना इलेक्ट्रॉन इसको दान करेंगे। अब दान करेंगे तो इस केंद्रीय धातु के चारों ओर क्या होगा, एक ठो चिलेट रिंग का निर्माण हो जाएगा या वलय बन जाएगा। तो इसमें जो है, इस प्रकार का जो वलय बनता है उसको क्या बोलते हैं, किलेट वलय बोला जाता है। और ऐसा लिगेंड जो किलेट वलय का फॉर्मेशन करता है या किलेट रिंग का फॉर्मेशन करता है उसको क्या बोलेंगे, किलेट लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पे किलेट लिगेंड और केंद्रीय धातु दोनों से मिल करके जो यौगिक यहाँ पे बनेगा वह क्या होगा, जटिल प्रकार का होता है या कॉम्प्लेक्स प्रकार का बनेगा। तो उस जटिल यौगिक को क्या बोलेंगे, धातु किलेट कहा जाता है। यही है किलेट या फिर किलेट यौगिक। तो इसमें बहुदंतुर लिगेंड को किलेट लिगेंड बोलेंगे और ये और केंद्रीय धातु मिल करके जो वलय बनाएंगे उसको क्या बोलेंगे, किलेट वलय। और इसके द्वारा जो जटिल यौगिक बनेगा उसको क्या बोलेंगे, किलेट बोलेंगे। तो ये हो गया किलेट लिगेंड। तो किलेट लिगेंड में क्या होता है, एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु रहेंगे और वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु आयन को दान करेंगे। तो यहाँ पे किलेट बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ किलेट फॉर्मेशन, वह क्या कहलाएगा, किलेशन। तो उसको बोला जाता है किलेशन या फिर किलेशन ही कहेंगे। उदाहरण के लिए देखते हैं तो द्विदंतुर लिगेंड पहले क्लास में देखे थे। द्विदंतुर लिगेंड जिसमें क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन उसका एग्जाम्पल है। तो द्विदंतुर जो लिगेंड रहता है, जब कॉपर 2+ आयन के साथ और प्लेटिनम 2+ आयन के साथ मिलता है तो वह वहाँ पे किलेट का फॉर्मेशन करता है। आइए देखते हैं कैसे बनता है। तो ये क्या है, कॉपर। यहाँ पे कॉपर किस रूप में रहता है, 2+ आयन के रूप में रहेगा। तो जो कॉपर है और ये क्या है, देखो यह एथिलीन और 2 ठो एमीन है, तो एथिलीन डाइएमीन। और ये क्या करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दान करेगा। तो ये क्या है, द्विदंतुर लिगेंड। उसी प्रकार से ये पहला एथिलीन डाइएमीन हुआ, ये दूसरा एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन के 2 अणु जब कॉपर केंद्रीय धातु के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन दान करेगा। एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से 4 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास आएगा। तो उस चारों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण इसमें एक प्रकार के वलय का फॉर्मेशन होगा। तो ये वही कहलाएगा किलेशन। और ये यौगिक किलेट यौगिक कहलाएगा, यह लिगेंड किलेट लिगेंड कहलाएंगे। यहाँ पे इसका क्या होगा, आवेश 0 होता है, इसका भी आवेश 0 होता है, माने कि ये दोनों उदासीन लिगेंड हैं। उदासीन लिगेंड है तो जो कॉपर के लिए क्या निकालेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था। तो इसके ब्रैकेट के बाहर में 2 ठो प्लस चार्ज लगा हुआ है, तो इन दोनों का मान तो 0 हो गया। तो कॉपर का क्या आएगा, डायरेक्ट ऑक्सीकरण अवस्था +2 आएगा। तो ये एक किलेट यौगिक का उदाहरण है।
अगर इसमें कॉपर की जगह प्लेटिनम भी हो सकता है। अगर प्लेटिनम रहेगा तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटिनम और इनके साथ मिलके ये भी क्या करेगा, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में किलेट यौगिक का निर्माण किलेशन की क्रिया के द्वारा करेगा। तो यह हो गया किलेट यौगिक। अब देखते हैं जो लिगेंड रहता है, अभी तक पढ़े हैं ना लिगेंड, कैपिटल L लिगेंड, उसका मुख्य अभिलक्षण। तो उसका अभिलक्षण या कैरेक्टर क्या क्या है उसको देखते हैं। तो जो किलेट लिगेंड है वह अधिक स्थायी और जटिल प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। जो किलेट लिगेंड है माने कि इस प्रकार से जो बड़ा वाला लिगेंड है जो एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं द्वारा क्या कर सकता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान कर सकता है। किलेट लिगेंड है वो क्या करेगा, एक तंतु लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी जटिल यौगिक का निर्माण करता है। और यह जो प्रभाव है किलेशन प्रभाव कहलाता है। दूसरा है जो किलेट लिगेंड है उनमें द्विबंध नहीं पाया जाता है। जितने भी किलेट लिगेंड रहेंगे उसमें डबल बंध नहीं पाया जाएगा, जैसे कि एथिलीन डाइएमीन। और इसमें 5 सदस्य वलय का निर्माण होता है। 5 सदस्य वाले रिंग का निर्माण यहाँ पे होगा। देखो रिंग बन जाता है, रिंग बन जाता है बोल रही थी अभी तक, किलेट वलय बन जाता है। तो कैसे होगा, ये एक मेंबर 2 3 4 को कार्बन वाला एक सदस्य, 2 सदस्य, 3 इसका सदस्य, चौथा और ये 5वां। तो इन 5 सदस्य का एक ठो क्या बनेगा, यहाँ पे रिंग बन रहा है। यहाँ पे 1 ठो 2 3 4 5 ठो 5 सदस्य वाला यहाँ पे क्या बनेगा, रिंग का निर्माण होता है। 2 ठो नाइट्रोजन, 2 ठो कार्बन और 1 ठो केंद्रीय धातु। तो 2 ठो यहाँ पर रिंग का फॉर्मेशन होगा। 5 सदस्य वाला रिंग एथिलीन डाइएमीन से बन जाता है। और यहाँ पे जो है किलेट वाला है उसमें द्विबंध नहीं पाया जाएगा। इसमें यहाँ पे डबल बंध कहीं पे भी नहीं पाया जा रहा है। लेकिन जो कार्बोनिल है C डबल बॉन्ड O के रूप में पाया जाता है। तो कार्बोनिल क्या है, एक तंतु लिगेंड है, केवल ऑक्सीजन इसमें लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसमें डबल बंध पाया जाता है। लेकिन जो किलेट यौगिक रहेंगे उसमें डबल बंध नहीं पाया जाएगा। बड़े समूह वाले जो लिगेंड रहेंगे वो छोटे समूह युक्त लिगेंड की तुलना में अस्थायी वलय का निर्माण करते हैं। माने एकदम ज्यादा भी बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अस्थायी प्रकार के लिगेंड का फॉर्मेशन करेगा और अस्थायी वलय बनाएगा, क्योंकि उसमें अवरोध या बाधा उत्पन्न होती है जिसको अंतरक्षीय या स्टेरिक हिंड्रेंस या अंतरक्षीय अवरोध कहा जाता है। यह हो गया किलेट का कैरेक्टर। अब देखेंगे किलेट का महत्व या उसका इम्पोर्टेंट। तो जो किलेट यौगिक है उनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। सबसे पहले आंतरिक संक्रमण तत्व जो है, आंतरिक संक्रमण तत्व माने F ब्लॉक के तत्व, F ब्लॉक के एलिमेंट, उनका पृथक्करण में इनका उपयोग किया जाता है। दूसरा है गुणात्मक विश्लेषण में, गुणात्मक विश्लेषण माने कि प्रैक्टिकल करते समय वहाँ पे धातु के आयनों की पहचान करने के लिए किलेट यौगिक का निर्माण करते हैं। तीसरा आता है मैग्नीशियम 2, रोमन अंक में 2 लिखा हुआ है बुक में। आप लोग को समझना है कि मैग्नीशियम का +2 ऑक्सीकरण अवस्था है, उसका मतलब निकिल 2 लिखा है माने कि निकिल का +2 अवस्था में और कॉपर का +2 ऑक्सीकरण अवस्था में धातुओं के आकलन में इसका उपयोग किया जाता है। कठोर जल के मृदुकरण करने में, जो कठोर जल रहता है उसको सॉफ्ट जल में चेंज करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला दिया हुआ है लिगेंड का लचीला लक्षण। लचीला लक्षण कहने का मतलब है कि जो एक से अधिक दाता परमाणु जिसमें रहेगा
उसको क्या बोलेंगे, एक से अधिक को पॉली बोलते हैं, पॉलीमर जैसे कि पॉली। तो एक को मोनोडेंटेट, दो को डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। तो जब एक से अधिक धाता समूह रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेट। तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है उनमें क्या होगा, यह आवश्यक नहीं होता है कि अगर जितना उसमें धाता समूह उपस्थित है उन सभी धाता समूह क्या करेंगे, परमाणु के साथ उप सहसंयोजक बंध बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पे माना कि ये क्या है, पॉलीडेंटेट लिगेंड है, ये एक धाता परमाणु है, ये है, ये है, ये है और ये है। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, इसके पास क्या है, 5 धाता परमाणु है और ये केंद्रीय धातु है। तो ये क्या कर सकता है, ये पांचों के साथ, पांचों से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और इसके साथ बंध बना सकता है। या फिर क्या कर सकता है, एक इसमें का दान नहीं करेगा, 4 को दान करेंगे और इसके साथ बंध बना लेंगे। या फिर क्या होगा, इसमें का 3 ठो केवल इसको दान करेगा और 3 ठो उपसंयोजक बंध बनाएगा। तो ये लिगेंड के ऊपर डिपेंड है कि कितना ठो को दान करेगा और कितना ठो बंध बनाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ही एक क्या है, लिगेंड है जिसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इसको क्या लिखा जाता है, EDTA। ये है EDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। ये हो गया। तो ये है एक क्या है, इसके पास 6 ठो दाता इलेक्ट्रॉन वाला जगह पाया जाता है, 6 ठो पाया जाता है। लेकिन यह क्या करता है, कभी कभी पूरा 6 के साथ बंध बना लेता है। तो क्या कहलाएगा, हेक्साडेंटेट, क्योंकि 6 को हेक्सा बोलते हैं। कभी कभी 5 ठो के साथ बंध बनाता है तो क्या कहलाएगा, पेंटाडेंटेट। और कभी कभी क्या करता है, केवल 3 ठो के साथ बंध बनाता है तो क्या कहलाएगा, टेट्राडेंटेट। तो तीनों के समान ये काम करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए CrEDTA 3-, इसमें ये क्या करेगा, अपना 6 का 6 इलेक्ट्रॉन पूरा इसके साथ 6 जगह से इलेक्ट्रॉन को दान करेगा और 6 ठो उपसंयोजक बंध बना लेगा। तो ये यहाँ पे क्या का काम करेगा, हेक्साडेंटेट का काम करेगा। दूसरा उदाहरण है कि क्रोमियम OH और EDTA। यहाँ पे देखो EDTA के साथ हाइड्रॉक्सी ग्रुप भी उपस्थित है। OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सी। तो ये एक ठो बंध इसके साथ बनाएगा, यही क्रोमियम है, यहाँ पे 6 ठो बंध बनाता था। उस 6 ठो में से एक ठो बंध ये किसके साथ बनाएगा, हाइड्रॉक्सी के साथ। तो 5 ठो बंध इसको और बनाना है। तो यहाँ पे जो EDTA है ये क्या करेगा, अपना 5 जगह से इलेक्ट्रॉन इसको देगा और 5 ठो बंध इसके साथ बनाएगा। तो इसके लिए टोटल तो 6 बंध होगा ही, क्योंकि एक हाइड्रॉक्सी के साथ है और 5 ठो इसके साथ है। तो यहाँ पे EDTA 5 इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करेगा और क्या कहलाएगा, पेंटाडेंटेट कहलाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कोबाल्ट है, ये केंद्रीय धातु के रूप में। यहाँ पे क्रोमियम था केंद्रीय धातु, यहाँ पे कोबाल्ट है केंद्रीय धातु। यहाँ पे जो एथिलीन डाइएमीन है यह क्या करेगा, केवल 3 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन में दान करेगा और यहाँ पे 4 ठो एकाकी इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे दान करेगा और 4 दान करने के कारण क्या बनाएगा, टेट्राडेंटेट लिगेंड का काम करेगा। तो यह हो गया उसका लचीला लक्षण। उसके बाद देखते हैं एम्बिडेंटेट लिगेंड या फिर उभयतंतुर संलग्नी। उभयतंतुर का मतलब क्या है, उभय माने कि इस दिशा में भी और इस दिशा में भी, दोनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन का दान कर सकता है उसको क्या बोलेंगे, उभयतंती संलग्नी या फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड। तो ऐसा लिगेंड जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म जो दान करने की क्षमता है 2 ठो परमाणुओं में पाई जाती है। लिगेंड क्या है, एक ठो रहेगा, लेकिन उस लिगेंड के अंदर 2 ठो ऐसे परमाणु रहेंगे
जो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, उनको क्या बोलेंगे? एम्बिडेंटेड लिगेंड या फिर उभयतंतुर संलग्नी। इसका एग्जाम्पल है नाइट्रो ग्रुप NO2। तो नाइट्रो में क्या होता है? NO2, दो ठो ऑक्सीजन एक ठो नाइट्रोजन, तो इस रूप में रहेगा नाइट्रोजन और दो ठो ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन परिण आवेश रहता है, एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें क्या होता है? यह जो ऑक्सीजन है यह भी क्या करेगा? अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ से भी दान कर सकता है और ये जो नाइट्रोजन है यहाँ से भी दान कर सकता है। तो यहाँ पे जो लिगेंड है एक तो है नाइट्रो है, NO2 माइनस है, NO2 माइनस है, एक ही तो है, लेकिन इसकी संरचना में दो अलग अलग परमाणु हैं, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है, दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो यह क्या कहलाएगा? एक से ज्यादा उभयदंती लिगेंड या फिर एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा देखते हैं साइनाइड CN, इसको बोलते हैं साइनाइड, और ये CN माइनस चार्ज के रूप में रहता है। तो इसमें जो कार्बन है ये जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा किसी मेटल के लिए तो ये क्या कहलाएगा? साइनाइड कहलाएगा। ठीक है, यह जब कार्बन इलेक्ट्रॉन को दान करता है तो साइनाइड कहलाता है। और इसमें अगर नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है तो जब ये इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो ये क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड कहलाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन को दान करेगा उस हिसाब से इसका नामकरण होता है। जब कार्बन दान करता है तो साइनाइड कहलाएगा और जब नाइट्रोजन दान करेगा तो क्या कहलाएगा? आइसोसाइनाइड कहलाता है। उसी प्रकार इसमें जब नाइट्रोजन दान करता है इलेक्ट्रॉन को तो यह क्या कहलाएगा? नाइट्रो कहलाएगा। और जब ऑक्सीजन दान करता है इलेक्ट्रॉन को तो यह क्या कहलाएगा? नाइट्राइड कहलाता है। ठीक है, उसके बाद SCN, ये क्या है? थायोसाइनो। CN माने कि साइनो और S का मतलब है थायो, सल्फर को थायो बोलते हैं, पहले देख चुके हैं। थायोसाइनो है तो इसमें का सल्फर भी दान कर सकता है इलेक्ट्रॉन को मेटल के लिए, या फिर क्या होता है नाइट्रोजन भी मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन को दान कर सकता है। तो जब सल्फर दान करेगा तो क्या कहलाएगा? थायोसाइनेटो। ये साइनो है और ये थायो है तो थायोसाइनेटो कहलाएगा। लेकिन जब इसका नाइट्रोजन दान करेगा तो क्या कहलाएगा? आइसोथायोसाइनेटो। इसके आधार पर इसका नाम है। जब नाइट्रोजन दान करता था तो आइसोसाइनो कहलाता था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आइसोथायोसाइनेटो, इधर से आएगा। तो इसमें का जब कार्बन दान करता था तो साइनो कहलाता था, तो जब सल्फर दान करेगा तो थायोसाइनेटो कहलाएगा। यह हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड। उसके बाद अगला आता है समन्वयन क्षेत्र या फिर कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो यहाँ पे जो केंद्रीय धातु लिगेंड के द्वारा जो सीधा जुड़ा रहता है उसको एक कोष्ठक के अंदर बंद करते हैं, तो उसी कोष्ठक को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या फिर समन्वयन कोष्ठ कहा जाता है। या फिर इसी को इससे पहले क्या देखे थे? आयन मंडल के रूप में देखे थे, या समन्वयन मंडल जो देखे थे वही है। समन्वयन क्षेत्र, समन्वयन मंडल या समन्वयन कोष्ठ उसी को बोलते हैं जो बड़े ब्रैकेट के अंदर में रहता है। इस कोष्ठ के बाहर का जो भाग है उसको क्या बोला जाता है? आनीकरण कोष्ठ कहा जाता है। देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट को क्या बोलेंगे? समन्वयन कोष्ठ या फिर समन्वयन मंडल या फिर समन्वयन क्षेत्र। अब इसके बाहर का इधर का भाग और इधर का भाग यह क्या कहलाएगा? आनीकरण कोष्ठ या आनीकरण स्फीयर कहलाता है। तो इस मंडल का जो राइट हैंड साइड है इधर ये ऋण आयन क्षेत्र कहलाएगा, क्योंकि अगर कोई ऋण आयन जैसे कि यहाँ पे Cl माइनस रहता तो
आयन क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पे जो भी उपस्थित जो ब्रैकेट के अंदर में जो रहता है, इस बड़े ब्रैकेट में इसका आयनन नहीं होता है, माने इसको आयनित रूप में नहीं ला सकते हैं। और उसमें जो भी स्पीशीज रहेंगे, इस कोष्ठक के बाहर जो भी रहेंगे उसको हम लोग आयनित कर सकते हैं, लेकिन जो कोष्ठक के अंदर रहेगा उसको आयनित अवस्था में नहीं ला सकते। यह हो गया इसमें से एग्जाम्पल। अब इसमें ये क्या हुआ, ये जो उपसहसंयोजी यौगिक है तो ये हो गया समन्वयन मंडल। ये क्या होगा, केंद्रीय धातु। यहाँ पर जो भी धातु रहेगा या उसको मेटल भी लिख सकते हैं, तो ये होगा केंद्रीय धातु। ये क्या होगा, लिगेंड होगा, लिगेंड बोलेंगे इसको। और यहाँ पे अगर एन रहता है तो इस एन को क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजन संख्या या फिर समन्वयन संख्या, क्योंकि समन्वयन संख्या इसको बोलते हैं क्योंकि जितना को जुड़ता है उसकी संख्या को ये बताता है, लिगेंड की संख्या के लिए है, तो इसको बोलेंगे समन्वयन संख्या। उसके बाद ये जो बाहर का भाग है इसको क्या बोलेंगे, आयनीकरण क्षेत्र। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ से। अब देखते हैं समन्वयन संख्या के बारे में। तो जो समन्वयन संख्या है, अब देखेंगे समन्वयन संख्या के बारे में। तो जो समन्वयन संख्या है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है या फिर CN से प्रदर्शित करते हैं। CN, C का मतलब है कोऑर्डिनेशन और N का मतलब है नंबर, तो समन्वयन संख्या इसको कहते हैं। तो जो एक दंतुर लिगेंड है कि मूल अवस्था में जो एक दंतुर लिगेंड के लिए, जैसे एक दंतुर लिगेंड है तो 6 ठो जुड़ा है तो समन्वय संख्या 6 होगा। जैसे N रहता है ना इस प्रकार से, तो यहाँ पे N बराबर 6 है और 6 ठो क्या जुड़ा है इसमें, एक दंतुर लिगेंड। यहाँ पे अगर एक दंतुर लिगेंड है जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस या फिर NH3, इस प्रकार से एक दंतुर लिगेंड यहाँ पे जुड़ा हुआ है और N बराबर 6 है तो क्या होगा, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन संख्या का मान 6 होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, N बराबर अगर 3 है, N बराबर 3 है और यहाँ पे क्या हुआ है, दो दंतुर लिगेंड जुड़ा हुआ है, माने कि EN का मतलब क्या है, एथिलीन डाइएमीन। NN की जगह में क्या लिखा है, EN ट्राइस लिखा है, तो 3 ठो एथिलीन डाइएमीन इसमें है। तो एक ठो एथिलीन डाइएमीन के पास क्या होता है, 2 ठो दान करने वाला ग्रुप रहता है, तो 3 दूनी 6। अगर ये 3 ठो है, द्विदंतुर लिगेंड है N के जगह में और 3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या का मान 6 होगा। अगर यहाँ पे त्रिदंतुर लिगेंड जुड़ा हुआ है, ट्राइडेंटेड लिगेंड है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है N के जगह में, तो यहाँ पे ट्राइडेंटेड है तो 3 ठो इलेक्ट्रॉन योगदान करेगा, तो इसका 3 और 2 है तो गुणित 2, तो 3 दूनी 6। इसके लिए समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑक्जेलेट है वो द्विदंतुर लिगेंड है, तो जहाँ पे ऑक्जेलेट रहेगा वो द्विदंतुर है, उसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे समन्वय संख्या का मान 2, 4 या फिर 6 हो सकता है किसी भी यौगिक के लिए, और समन्वय संख्या जो है 3, 5, 7, 8, 9, 12 भी हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि जो है केंद्रीय धातु या फिर आयन
सीधा जो जुड़ा हुआ लिगेंड रहता है उसकी संख्या क्या होती है, समन्वय संख्या रहती है। माने उप सहसंयोजी बंध के द्वारा केंद्रीय धातु से जो सीधा सीधा जुड़ा रहेगा वही क्या कहलाएगी, समन्वय संख्या कहलाएगी। यहाँ पे धातु के चारों ओर जितना तो उप सहसंयोजक बंध रहेगा उसकी संख्या क्या होगी, समन्वय संख्या के बराबर रहेगी। अब ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें एक सारणी दिया हुआ है जिसमें समन्वय संख्या का मान आयरन 2+ के लिए, 3+ के लिए, क्रोमियम 3+ के लिए दिया हुआ है, जिसको आप लोग देख लेना। अब जो है समन्वय बहुफलकीय आवरण यहाँ पे दिया हुआ है एक टॉपिक। इसमें दिया हुआ है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो क्या रहेगा, आयन के चारों ओर सीधे सीधे जो जुड़ा हुआ रहता है लिगेंड, उनकी विशिष्ट प्रकार की जो संरचना रहती है उसको क्या बोलेंगे, समन्वय बहुफलकीय संरचना कहा जाता है। एक केंद्रीय धातु है, उसके चारों ओर लिगेंड है, तो उसमें जो संरचना बन रही है जुड़ने से उनके, उसको क्या बोलेंगे, समन्वय बहुफलकीय कहते हैं। इसमें जो है केंद्रीय धातु और लिगेंड के द्वारा क्या होता है, अनेक प्रकार की आकृति बनती है, जैसे कि चतुष्फलकीय आकृति, वर्ग समतलीय, अष्टफलकीय, त्रिकोणीय, द्विपिरामिडी और पंचकोणीय आकृति भी इसमें बनती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये मेटल है, तो जो चतुष्फलकीय आकृति है इस प्रकार से बनती है, यह है चतुष्फलकीय आकृति। यहाँ पे और देखेंगे वर्ग समतलीय आकृति में कैसे बनता है। यहाँ पे देखो यह बीच में एम का मतलब क्या है, केंद्रीय धातु या फिर मेटल। यहाँ पे एल 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 और एल, माने कि 4 लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे भी मेटल है, केंद्रीय धातु है, यहाँ पे 1 2 3 4 परमाणु इसमें भी जुड़ा हुआ है। ये 4 लिगेंड केंद्रीय धातु से जुड़ा हुआ है, तो इसका समन्वय संख्या भी 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो क्या बनता है, वर्ग पिरामिडी प्रकार की। ये एक वर्ग है, वर्ग में इस प्रकार से ऊपर और नीचे से जुड़ जाता है, तो ये क्या कहलाएगा, 1 2 3 4 और 5 लिगेंड वर्ग पिरामिडी संरचना में पाया जाता है। इसी प्रकार से जो त्रिकोणीय है, यह मेटल, केंद्रीय धातु, 1 2 3 4 5 इसमें लिगेंड इस प्रकार से भी जुड़ सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 त्रिकोणीय, 1 पिरामिड और 2 पिरामिड, तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना इसको बोलेंगे। इसी प्रकार से ये जो 3 जुड़ा था उसके जगह में क्या होता है, 5 भी जुड़ सकते हैं। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6, तो इस प्रकार से जब जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे पंचकोणीय द्विपिरामिडी संरचना। ये 5 कोण हुआ और ये 6वां और ये 7वां, तो इसके लिए समन्वय संख्या का मान हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से इसमें बहुफलकीय आकृतियां अनेक प्रकार की हो सकती है। यहाँ पर समन्वय संख्या का मान 2 4 6 रहता है ज्यादातर, और उसके बाद 3 5 7 9 और 12 तक भी हो सकता है। अभी के लिए बस यहीं तक, इसके आगे का अगली क्लास में देखेंगे।